हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई के मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम आपको ले रहे हैं ध्वनि तरंग और ध्वनि के बारे में हम 3 वीडियो में पढ़ाएंगे पूरा। पहले आज हम बेसिक पढ़ेंगे, ध्वनि क्या है, कैसे उत्पन्न होती है, इसमें इसका चाल क्या होता है विभिन्न माध्यम में, ये सब पढ़ेंगे। दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे इसका गुण, तारत्व जो होता है आपका, गुणता और जो है प्रवणता, तीनों गुण पढ़ेंगे। और तीसरे जो वीडियो में पढ़ेंगे मानव जो कान है, कान कैसे कोई ध्वनि को सुनता है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे क्या होगा आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ध्वनि यानी साउंड क्या है। तो जो भी हम अपने कान से सुनते हैं, वो क्या होता है, आपका ध्वनि होता है। और ध्वनि देखेंगे, ध्वनि एक आपका अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। और याद रखें, अनुदैर्ध्य जो तरंग होते हैं कंपन की दिशा के समानांतर होती है। कंपन जो अनुदैर्ध्य तरंग की दिशा होती है कंपन के समानांतर होती है, याद रखेंगे। तो अब देखेंगे आपका समांतर। और इसके माध्यम के लिए देखेंगे, कोई भी अनुदैर्ध्य जो तरंग हुए इसके माध्यम होगा संचरण के लिए, यानी ये अगर कहीं जाना है तो इसको माध्यम की आवश्यकता होगी, याद रखेंगे, माध्यम की आवश्यकता होगी, अर्थात ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। तो ध्वनि क्या है, ध्वनि ना जो भी हम अपने कानों से सुनते वो ध्वनि है। और ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। और जानते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होता है, कंपन की जो दिशा होती है उसके समानांतर दिशा करती है। और पढ़ेंगे अनुप्रस्थ तरंगे तो वो लंबवत होती है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे। अब देखते हैं ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो कभी भी कोई भी ध्वनि तभी उत्पन्न होगी जब उसमें कंपन होगा, तभी जाके ध्वनि उत्पन्न होगी। तो ध्वनि उत्पन्न होने का क्या कारण होगा, आपका ध्वनि कंपन से उत्पन्न होगी। कोई भी ध्वनि क्या होगी, आपकी कंपन से उत्पन्न होगी। अब हम देखेंगे ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल तो देखिए क्या होता है, विभिन्न माध्यम में हम देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर हम देखेंगे तो वायु में ध्वनि की चाल होती है 0 डिग्री सेल्सियस में 332 मीटर प्रति सेकेंड। नाइट्रोजन गैस में पढ़ेंगे तो 337 मीटर प्रति सेकेंड। ऑक्सीजन गैस में पढ़ेंगे तो 315 मीटर प्रति सेकेंड। और ये दो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, हीलियम और हाइड्रोजन। आपका देखते हैं गैस सबके लगभग बराबर आसपास ही रहेगा, लेकिन ये दोनों आपका गैस होते हुए इसमें याद रखेंगे ये सब आपका 1286 हाइड्रोजन में और हीलियम में 972। कार्बन डाइऑक्साइड का भी देखते हैं 300 के आसपास ही है, 250 258 है। और सल्फर डाइऑक्साइड में 211। और आपका जो भी डाटा होता है परीक्षा में, जो देखें पिछले जो रेलवे में लगभग 200-300 सेट का क्वेश्चन जिसमें पढ़ेंगे, आपका एनटीपीसी का पूरा का सेट है, ग्रुप बी का सेट है, उसमें बहुत सा आपका ये 211 ना दे के 225 दे दे, ऐसा ऑप्शन आपको देगा जिसमें आप 211 नहीं 225 भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका याद रखना है हाइड्रोजन का 1286, हीलियम का 972। दो गैस है जिसका अधिक होता है, ये 972 की जगह आपका 950 1000 भी चलेगा जब ऑप्शन उसके नजदीक हो। तो अब हम देखेंगे जल में ये सब देखेंगे, ये सब आपका 20 डिग्री सेल्सियस पर, ये हम पढ़े थे 0 डिग्री सेल्सियस गैस के लिए। हम जल में 20, जल और ठोस और द्रव के लिए देखेंगे 20 डिग्री सेल्सियस पर। जल में होता है 1483 मीटर प्रति सेकेंड। एथेनॉल में होता है आपका 1162 मीटर प्रति सेकेंड। केरोसिन में आपका होता है 1333 मीटर प्रति सेकेंड। पारा में होता है 1454 मीटर प्रति सेकेंड। निकेल में होता है 4900 मीटर प्रति सेकेंड। लोहा में होता है आपका 5130 मीटर प्रति सेकेंड। इस्पात यानी स्टील में सबसे अधिक होता है, स्टील में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है और होता है 6500 मीटर लगभग में होता है। लगभग अलग अलग डाटा में अलग अलग बुक में अलग होता है, लेकिन याद रखना इस्पात में सबसे अधिक होती है ध्वनि की चाल। अब जानते हैं ध्वनि बता चुके आपका, ध्वनि क्या होगा, किसी ना किसी माध्यम में गमन करेगा, मतलब निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। तो देखेंगे दो क्या होता है आपका, गैस, द्रव और ठोस।
तो ध्वनि की चाल सबसे कम गैस में होगी, उससे अधिक द्रव में और उससे भी अधिक ठोस में। तो माध्यम के रूप में हम देखेंगे तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी आपका ठोस माध्यम। सॉलिड मीडियम में सबसे अधिक चाल होगी ध्वनि का ठोस माध्यम में। अब देखते हैं ध्वनि क्या होगा जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। तो देखिए जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसका तरंग दैर्ध्य और चाल बदल जाता है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका क्या होता है, तरंग दैर्ध्य और चाल बदल जाती है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। याद रखना, उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। अब हम देखते हैं, देखिए इस सूत्र हम बता रहे हैं आपका चाल। देखिए चाल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां से हम देख सकते हैं मीटर मतलब तरंग दैर्ध्य, प्रति सेकंड मतलब आपका आवृत्ति, चाल बराबर भी बराबर। देखेंगे तो ये आपका सूत्र हम बता दिया आपका, क्योंकि प्रति सेकंड मतलब एक तरह से आपका आवृत्ति का मात्रक होता है, मीटर ऐसा ही होता है आपका तरंग दैर्ध्य का ऐसा ही मात्रक, और चाल। तो यहां से हम सूत्र आप एक बता सकते हैं, v बराबर लैम्डा गुने न्यू। देखिए दोनों आप टेक्स्ट बुक या बुक में कहीं भी पहचान क्या होगा आपका, न्यू सीधा इस तरह से दिया होगा, और जब भी पढ़ेंगे तो आपको इस तरह से होगा आपका, इस तरह से। यहाँ पर थोड़ा आपका कोना पूरा नहीं होगा, यहाँ पर कोना पूरा होगा, अंतर आपका बुक में यहाँ मिलेगा। तो जो भी होगा आपका न्यू क्या होगा आपका आवृत्ति होगा, और भी क्या होगा आपका चाल होगा, और लैम्डा आपका, तो लैम्डा स्पष्ट है। तो यहाँ पर एक आपका सूत्र होगा चाल बराबर तरंग दैर्ध्य गुने आवृत्ति। अब दूसरा हम एक सूत्र आप देखेंगे यहाँ प्रति सेकेंड। प्रति सेकेंड मतलब हम क्या कह सकते हैं, 1/टाइम। तो आवर्तकाल बराबर हम कह सकते हैं 1/आवृत्ति, या आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। क्या होता है आपका, प्रति सेकेंड जितना कंपन करेगा उसी को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति। एक सेकेंड में जितना वो करेगा कंपन वही क्या कहलाएगा, आवृत्ति कहलाएगा। तो यहां से ये आप भी याद रख सकते हैं। दूसरा सूत्र आपका T बराबर 1/न्यू, या न्यू बराबर 1/T। मतलब यहाँ पर आपका क्या होगा, आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। मतलब एक दोलन करने में जितना टाइम लगता है उसी को क्या कहते हैं हम, आवर्तकाल। और आवृत्ति एक सेकेंड में जितनी बार कंपन करेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसकी आवृत्ति कहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम देखते हैं क्या होता है जब चाल कैसे बदलता है किसी माध्यम में, वो हम देखेंगे। इन दोनों सूत्र को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपका अंकीय प्रश्न भी बनेगा। तो देखते हैं जब क्या होगा ध्वनि की चाल पर प्रभाव। देखिए ताप का हम पढ़ेंगे, चाल पर प्रभाव। तो क्या होगा जब वायु में पढ़ेंगे, वायु में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर चाल बढ़ेगा 0.61 मीटर प्रति सेकेंड। याद रखेंगे, वायु में जब 1 डिग्री सेल्सियस वायु का तापमान बढ़ाया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी, 0.61 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब हम कह सकते हैं अगर 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6.1 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाएगा। तो पूछा जा सकता है परीक्षा में क्वेश्चन, 10 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होगी, तो 6 बढ़ जाएगा तो 332 प्लस 6 कितना हो जाएगा पर 338। ये आप हो सकता है आपका ऑप्शन यहाँ पर देखिए 332, 30, 31 दे दे तो सबसे सन्निकटन जो होगा वही आपको लगाना है। और यहाँ जब दे देगा 10 डिग्री तो 6 जोड़ के हम देखेंगे 338। अब हम देखते हैं आर्द्रता का प्रभाव। बढ़ने पर बढ़ेगा, सिंपल कहते हैं बढ़ने पर बढ़ेगा। यदि नमी बढ़ेगा, आर्द्रता मतलब नमी बढ़ेगा तो क्या होगा, ध्वनि की चाल भी बढ़ेगा। क्योंकि जो होता है शुष्क वायु का घनत्व नमी वाले वायु के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए क्या होता है आपका नमी वाले वायु में घनत्व कम होते हैं, जिसके कारण क्या होगा इसमें बढ़ेगा।
नेक्स्ट हम देखेंगे दाब का प्रभाव। तो ध्वनि की चाल पे दाब का कोई प्रभाव नहीं होता। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता, चाहे दाब बढ़ा दे या घटा दे, ध्वनि की चाल उससे कोई फर्क चाल पे नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अवसरब तरंगे। अवसरब तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव। तो यहां पर देखेंगे जिसकी तरंग दैर्घ्य हम क्या कहते हैं 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज से कम, सॉरी जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होगा उसे हम क्या कहेंगे अवसरब तरंगे कहेंगे। और यहाँ पर देखेंगे अवसरब तरंगे उत्पन्न किससे किया जा सकता है। तो ये बड़े आकार वाले ध्वनि स्रोत से, बड़े आकार वाले ध्वनि स्रोत से। पता है। अब दूसरा हम देखते हैं श्रव्य तरंगे, जिसको हम सुन सकते हैं। श्रव्य मतलब सुन सकते हैं हम, यानी ऑडिबल वेव। और हमारी जो श्रव्य सीमा होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। याद रखिएगा श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जिसको हम सुन सकते हैं उसको हम कहेंगे श्रव्य तरंगे। और देखेंगे प्राश्रव्य तरंगे। अल्ट्रासोनिक वेव। तो यहां पर देखेंगे हम इसका 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर चमगादड़ ध्वनि तरंगों को उत्पन्न कर सकती है, या जो भी छोटे छोटे जीव है वो सभी क्या होते हैं आपका प्राश्रव्य तरंग उत्पन्न करती है। छोटे छोटे जीव जो होते हैं, क्योंकि इसका आप समझ सकते हैं पतली सुनाई देगा। और बड़े बड़े जो स्रोत है, बड़े बड़े आकार के स्रोत से अवसरब तरंगे उत्पन्न होता है। और यहाँ पर देखेंगे क्योंकि पतली सुनाई देगी, इसका हम डिटेल अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ेंगे आपका तारत हो, आवृत्ति पर निर्भर करता है तारत, उसके कारण मोटर ध्वनि मोटी या पतली सुने, तो डिटेल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो भी होता है आपका 3 प्रकार के आवृत्ति के आधार पर तरंगे। और जो भी उपयोग करेंगे, जिस भी तरंग का हम उपयोग करते हैं, अधिकतर आपका याद रखेंगे प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। प्राश्रव्य तरंगे, चाहे आपका कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है तो वहां पर आपका क्या आंसर होना चाहिए प्राश्रव्य तरंगे। जैसे कहेंगे समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए हो, या संकेत भेजने में हो, कीमती घर कपड़ों या कारखानों में जो वायुमंत था घड़ी में पुर्जों को साफ करने में हो, ये सभी जो भी होगा आपका एक्स्ट्रा सभी में याद रखना आपको प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को मारने में ये सभी आपका प्राश्रव्य तरंगों होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जिस तरह से हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन होता है, तो क्या होगा आपका वायु का भी परावर्तन होता है। याद है एक चीज याद है आपका ध्रुवन एक ऐसी घटना जो है जो सिद्ध करती है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। मतलब क्या, ध्रुवन की घटना अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं होगी। अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवन की घटना नहीं होगी, क्योंकि ध्रुवन की घटना सिर्फ और सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगों में होती है। शेष जो भी घटना पढ़ेंगे परावर्तन अपवर्तन, तो वो सभी आपका अनुदैर्ध्य तरंग में भी होगी। तो हम पढ़ते हैं ध्वनि का परावर्तन। तो जैसे क्या था पुनः उसी माध्यम में लौट आना, जैसे पढ़ते हैं प्रकाश में, उस तरह जब हम कुआं में मानते कुआं के ऊपर से बोलते हैं तो क्या होता है पुनः आवाज टकराकर आपकी ओर आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं पड़ती ध्वनि कहते हैं। जो आवाज आपका पुनः आपकी ओर आता है उसको हम कहते हैं पड़ती ध्वनि। और इसके लिए स्रोत और जैसे आपका कितना दूर से टकरा के आना चाहिए और बोलने वाले कितने दूर पे, इसके लिए आपका कम से कम दूरी 16.6 मीटर लगभग कम से कम इतनी दूरी होनी चाहिए, तभी आपको पड़ती ध्वनि सुनाई पड़ सकती है। इसके आधार पर हम देखेंगे स्टेथोस्कोप।
जो डॉक्टर उपयोग करते हैं, जो हृदय गति होता है या रुधिर में की गति जो होता है, उसका पता लगाते हैं स्टेथोस्कोप यंत्र से। इसमें होता क्या, आपका एक तरह से मोटा देखेंगे, इस तरह से आपका जो होता है सीना पर हो या शरीर किसी भाग पे रखता है, और उसके बाद उसमें पतली जब ये नलिका से होता है, और यहाँ पर स्पष्ट ध्वनि जिससे अधिक परावर्तन होता है, जिससे ध्वनि क्या होगा, स्पष्ट आपको सुनाई देता है। ऐसे समांतर सुनना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब इस यंत्र का उपयोग करते हैं तो यह आसानी से सुनाई देता है। तो उसी तरह से जब पढ़ेंगे हम, हॉर्न होता है जो भी या लाउड स्पीकर जो भी होता है, उसका मुंह देखते इस तरह से फैला हुआ रहता, जिससे पहले तो परावर्तन शुरू में नहीं होता, धीरे धीरे से बार बार से परावर्तन होगी क्या होता है, एक ही साथ वायु उत्पन्न होती है, जिसके कारण क्या होता है, आपका अधिक आवाज सुनाई देता है, लाउड स्पीकर हो या जो भी होता है यंत्र। अब हम देखते हैं ध्वनि का अपवर्तन। ध्वनि का अपवर्तन, तो जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी उसको हम कहते हैं अपवर्तन। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे हो सकता है वायु से जल में जाए या ठोस से गैस में, इस तरह से होता है। तो क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं जब इसका प्रयोग हम देखेंगे, रात में ध्वनि दूर तक क्यों सुनाई देती है। रात में ध्वनि, क्योंकि दो कारण इसका पड़ेंगे। रात में जो होता है आपका वायु क्या होता है, आपका नमी युक्त होता है, जिससे दूर तक स्पष्ट जाता है और कोई अवरोध भी नहीं होता उत्पन्न। तो ध्वनि होता है, जो ध्वनि का अपवर्तन कहेंगे, रात में ध्वनि दूर तक सुनाई देती है, किसके कारण, कि ये आपका क्या होगा, ध्वनि के अपवर्तन के कारण होगा। तो इस तरह से हम आपका महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े ध्वनि पार्ट 1 इस तरह से। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लाएंगे ध्वनि के 3 लक्षण जो होता है, गुणता, तारतम्य और प्रबलता या तीव्रता कह सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ का आगे भी हम पढ़ेंगे आयाम क्या होता है आपका, या सुपरसोनिक वेव, हाइपरसोनिक वेव, ये जो भी होता है वो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।